हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो आपको आने में बहुत मज़ा आया होगा बाहर। ऐसा अच्छा, इतना अच्छा मौसम शायद बहुत टाइम बाद आया है। इतना अच्छा मौसम है और हम यहाँ पर बैठ के क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ये मौसम तो घूमने फिरने वाला है। मुझे घूमना फिरना चाहिए, तो मैं घूमते भी आ रहा हूँ, सुबह 6 बजे घूम ही रहा हूँ। चलिए, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और रिडम्पशन में हमने कल जो लास्ट में हमारा डिस्कशन चल रहा था वो ये था कि वो ये था जो हम कल एट लास्ट समझे थे, वो लिख भी लिए थे मेरे ख्याल से। यदि इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इधर लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, इधर है असेट। यदि प्रेफरेंस केवल 10 लाख की है, लाइबिलिटीज 20 लाख की है, असेट 30 लाख की है। आज की डेट में क्रेडिटर्स के लिए असेट अवेलेबल है 30 लाख की। आज की डेट में क्रेडिटर्स के लिए यानी आउटसाइड डेब्ट के लिए अवेलेबल असेट है ₹30 लाख। आज कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो इन्हें 30 लाख की असेट में से इनको 20 लाख ही लेना है। ये इनफ सेफ है। यदि असेट के रिलेशन पर 21 लाख भी मिला तो भी ये सेफ है। इन्हें इनका अमाउंट मिल जाएगा 20 लाख। लेकिन मतलब इनके लिए भी असेट काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। 20 लाख की लाइबिलिटी के लिए 30 लाख की असेट अवेलेबल है। लेकिन यदि कंपनी भी बंद नहीं हो रही और प्रेफरेंस शेयर वालों की ड्यू डेट आ गई, इनको इश्यू किए को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल बाद इनकी ड्यू डेट है और अभी कंपनी रिजॉल्व नहीं हो रही, कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं है, कंपनी रिजोल्यूशन में नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर दिया जाएगा इस 20-30 लाख में से और ये असेट बचेगी 20 लाख। क्रेडिटर खतरे में आ गए कि नहीं आ गए? अब असेट 20 लाख की अभी आउटसाइड डेब्ट 20 लाख के लिए 30 की असेट अवेलेबल थी, अब उनके लिए सिर्फ 20 लाख की असेट अवेलेबल है। खतरे में आ गए हैं। प्रेफरेंस आउटसाइड डेब्ट खतरे में आ गए। हाँ, यदि कंपनी वाइंडिंग अप में होती तो पहले पेमेंट आउटसाइड को मिलता है, उसके बाद प्रेफरेंस को मिलता है, लेकिन कंपनी अभी वाइंडिंग अप में नहीं है, इसलिए पहले पेमेंट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को उनकी ड्यू डेट पर, और क्रेडिटर तो अभी उनको मिलेगा उनकी ड्यू डेट जब आएगी तब। जिससे उधारी 2 महीने बाद मिली है 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, जिससे उधारी 1 महीने की मिली उसको पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे। ऐसा थोड़ा कि पहले सारे आउटसाइड आउटसाइड डेब्ट को पहले, ये सब वाइंडिंग अप के वक्त की प्रायोरिटीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अफेक्ट रिडम्पशन ऑफ अफेक्ट सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ आउटसाइड क्रेडिटर आउटसाइड डेब्ट। अब इस सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन बना रखे हैं कि आउटसाइड डेब्ट की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम, कुछ अरेंजमेंट, कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट में, जिनको फॉलो किए बगैर कंपनी रिडम्पशन नहीं कर सकती। तो अब वो अरेंजमेंट क्या है और उससे वो सिक्योरिटी इफेक्ट कैसे नहीं हो पाती वो समझते हैं। देखिए, एक तो मैं आपके सामने बताता हूं, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। उसके लिए आप जानते हैं कंपनी एक्ट में कोई प्रोविजन रखना है तो उसके लिए को बनाया जाता है सेक्शन, और वो सेक्शन याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रटने में तो आप माहिर हैं। रट रट के तो नहीं, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता कि मैं तो डायलॉग मारूं सुबह सुबह इतने अच्छे माहौल में। पर हकीकत तो हकीकत है। रट रट के आप रटने में माहिर नहीं है क्या? तो एक सेक्शन बोल रहा हूँ, वो है, वैसे आपको एग्जाम में हो सकता है लिखना ना पड़े, फिर भी सेक्शन 55, 5 पे 5, 55, सेक्शन 55 में जो अरेंजमेंट किया गया है रिडम्पशन का, नंबर 1, और बहुत लॉजिकल है। 55 रटना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसका लॉजिक बताना मेरी जवाबदारी। नंबर 1, रिडम्पशन के पहले के रूल्स, कंपनी को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे बिफोर रिडम्पशन। तो कंपनी रिडम्पशन नहीं कर पाएगी, अदरवाइज रिडम्पशन
आउट ऑफ द एक्ट, तब एज पर एक्ट नहीं माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। तो नंबर वन अरेंजमेंट, नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन 55 की? या तो रिडम्पशन हो सकता है आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल के क्या है फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और कैसे क्रेडिटर की सिक्योरिटी को वो बनाए रखता है, आप खुद समझ जाएंगे। तो पहला सेक्शन 55 का जो पहली रिक्वायरमेंट की, या तो रिडम्पशन कहां से हो, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो, जैसे कि ये बैलेंस शीट है आपके सामने, यदि क्वेश्चन में जो लॉ की रिक्वायरमेंट सेक्शन 55 की उसको पूरा किया जाए, तो कंपनी को रिडम्पशन के पहले फ्रेश इशू लाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का, डिवेंचर का नहीं, लोन का नहीं, शेयर कैपिटल का फ्रेश इशू लाना होगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और चूंकि ये लॉ है, तो लॉ में एक एक शब्द, आप तो लॉ में तो कॉमा फुल स्टॉप का से भी मीनिंग बदल सकता है, या तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, मैं उसको बताऊंगा फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और उसको मैं ज़्यादा सही वर्ड दूंगा प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, पर मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में सब कुछ नहीं बता सकता। तो अभी तो बस ये मान लो फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो क्या किया जाए, पहले रिटर्न के पहले फ्रेश इशू लाया जाए 10 लाख का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के है, तो फ्रेश इशू भी 10 लाख का हो। यानी कंपनी को इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के पहले नई कैपिटल ले आना चाहिए, नई कैपिटल ले आए, तो बैंक डेबिट 10 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, न्यू कैपिटल। ये क्या आ गया, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल बिफोर रिडम्पशन आ गया। और अब इस मनी से इनको रिडीम कर दे, प्रेफरेंस शेयर को इस 10 लाख की मनी से पे कर दे। बताओ लाइबिलिटी पर इफेक्ट आया या नहीं आया? 100% दिख रहा है कि लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट आने से, मतलब लाइबिलिटी के लिए पहले एसेट अवेलेबल थी 30 लाख बिफोर रिडम्पशन, और आफ्टर रिडम्पशन भी उनके लिए एसेट अवेलेबल 30 लाख ही है। तो क्या पता पड़ा कि एक्ट ने जो अरेंजमेंट किया आउटसाइड लाइबिलिटी की सिक्योरिटी का, वो बराबर है, इनफ है, सफिशिएंट है, लॉजिकल है या नहीं? रिक्वायरमेंट क्या समझ में आ गई आपको? पहली, रिडम्पशन एज पर सेक्शन 55 के साथ रिडम्पशन या तो होगा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब इस कैपिटल को रिडीम करने के पहले एक नई कैपिटल ले आओ। क्या इसको और समझाना होगा या समझ में आ गया? तो बेटा अब बस आपको है ना, ये समझ में आ गया, पर ये हमारी मेमोरी, हम ह्यूमन बीइंग है, कोई कंप्यूटर नहीं कि हमें ये चीज़ आज समझ में आ गई तो कल भी याद रहे, परसों भी याद रहे, हम भूल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये लॉजिक हमें लिख लेना चाहिए विद एग्जाम्पल, है ना बेटा? तो मैं इसको है ना एक काम करता हूँ, लिखवा देता हूँ। देखिए मैं एक मिनट लिखने का काम जो है मैं बताता हूँ आपको। लिखेंगे एज पर सेक्शन 55 of the Companies Act 2013, redemption of preference share capital can be out of number one, fresh issue of share capital, proceed of share capital, proceed of share capital out of free reserve. Out of free reserve which are available for dividend payment, वो रिजर्व जिससे डिविडेंड दिया जा सकता है वो फ्रीजर की कैटेगरी में आते हैं।
तो मैंने आपको अभी लॉजिक बताया सिर्फ फर्स्ट पॉइंट का, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल वर्ड बोला है मैंने या इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है? मैंने शेयर कैपिटल वर्ड बोला है, वही सेक्शन 55 है। ये मैंने कहा था ये सेक्शन में जो लिखा होता है इसके एक एक शब्द एक एक कॉमा फुल स्टॉप का मतलब होता है। तो आप अपना खुद दिमाग लगाइए कि यदि मैंने शेयर कैपिटल लिखा है तो ये मैं इक्विटी के लिए लिख रहा हूँ या प्रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। ये थोड़ा माइंड अप्लाई करो बेटा। आप 12th पास होकर, फाउंडेशन पास होकर अब इंटरमीडिएट में आ गए हो, थोड़ा दिमाग अप्लाई करो, सेक्शन को इंटरप्रेट करना सीखो। आप लॉ पढ़ चुके हो फाउंडेशन में भी ना, लॉ तो आपको आता है कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है। मतलब वो जो लॉ में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये लिखा है शेयर कैपिटल मतलब क्या, दोनों ही हुआ ना। यदि वो उनको इक्विटी लिखना होता तो इक्विटी नहीं लिखते कि इक्विटी शेयर कैपिटल। जब लिखा है शेयर कैपिटल मतलब कौन सी, दोनों ही होगी ना फिर तो। जब यदि सेक्शन को इक्विटी कैपिटल स्पेसिफाई करना होता तो क्या लिखते, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना इंटरप्रिटेशन तो आपका लॉ का आना ही चाहिए बेटा। अब हम बच्चे नहीं, थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि कौन सी कैपिटल। ठीक है। और फ्री रिजर्व, ये मैंने आपको समझाया नहीं अभी। फ्री रिजर्व वो रिजर्व जिससे डिविडेंड दिया जा सकता है, इससे भी रिडम्पशन पॉसिबल है। तो एक एक करके समझते हैं। इसमें थोड़ी जगह छोड़ देना अभी है, यहाँ पर जगह छोड़ देना, लिखने के लिए जगह छोड़ देना थोड़ी सी। अब मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर रिडम्पशन आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए अब यहाँ पर बैलेंस शीट नंबर 1 बिफोर रिडम्पशन, फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे। बिफोर रिडम्पशन बैलेंस शीट मैं यहाँ लिखता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कंपनी में 20 लाख की है, फ्रेंच शेयर कैपिटल में कंपनी यहाँ पर 10 लाख की है, और लाइबिलिटीज यहाँ पर लाइबिलिटी 50 लाख की है, और इधर असेट 80 की है। ये पोजीशन है अभी। इसमें लिखेंगे बेटा अभी राइट नाउ ये असेट अवेलेबल फॉर आउटसाइड डेप्ट इज 80। भी आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए 80 की डेप्ट अवेलेबल है, 80 की असेट अवेलेबल है। असेट अवेलेबल फॉर आउटसाइड डेप्ट इज 80। और वो 80 लाख है या 80,000 है या 80 करोड़ है या जो भी है, ये अवेलेबल है। लाइबिलिटी 50 की है पर उनके लिए अवेलेबल असेट 80 की है। यदि असेट से कम भी मिला, थोड़ा लॉस भी हुआ, तो भी क्रेडिटर सेफ है या है, सेफ है कि नहीं? ठीक है। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट नंबर 2। बैलेंस शीट नंबर 2 आफ्टर फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल for the purpose of redemption of above preference share capital। अब जो बैलेंस शीट बन रही है इसमें फ्रेश इशू लाया गया, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के पहले उनके रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू लाया गया। तो बैलेंस शीट नंबर 2, ये बैलेंस शीट नंबर 2 तो मैंने लिख ही दिया है, मैं क्यों फिर से लिख रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, कुछ भी। मैं इसमें ये मान लो मैंने इक्विटी पहले कितनी थी 20, ये 20 तो ओल्ड थी, 10 फ्रेश इशू आया तो इक्विटी कितनी हो गई 30। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो अभी भी 10 ही है, और लाइबिलिटीज 50 की है। और यहाँ असेट कितने की हो गई 80 प्लस 10 का बैंक बैलेंस 90। ये है बैंक में 10 का इंक्रीमेंट है। ये बैलेंस शीट बन गई आफ्टर फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू लाया गया। अब क्या करेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करने वाले हैं।
प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो उसकी बैलेंस शीट, अब यहाँ पर बैलेंस शीट नंबर 3, बैलेंस शीट नंबर 3 आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम इस बैलेंस शीट को चेंज करके बनाएंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद। बताइए इक्विटी शेयर की बिल तो 30 की 30 रहेगी मेरे ख्याल से, लेकिन अरे इक्विटी 30 रहेगी, प्रेफरेंस शेयर की बिल क्या हो जाएगी 0 क्योंकि वो रिडीम हो गई, और आउटसाइड डेप्ट तो लाइबिलिटी तो वही रहेगी 50 का 50, और असेट अगेन कितनी 80। असेट 10 से कम हो गई ना रिडम्पशन के बाद, बैंक बैलेंस गया। बताओ अभी भी असेट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, तो इससे क्या इफेक्ट पता पड़ा, तो यहां लिखेंगे आफ्टर रिडम्पशन असेट अवेलेबल फॉर outside debt is still 80 as it was before redemption। अभी भी एसेट कितनी है ये साहब, बिफोर रिडम्पशन 80 की एसेट अवेलेबल थी आउटसाइड डेब्ट के लिए, आज भी उनके लिए 80 की एसेट अवेलेबल है। क्या इतना लिखना काफ़ी है? क्या इतना याद आपको फ्यूचर में इसको देखकर समझ में आ जाएगा? ठीक है, तो ये हमने क्या समझ लिया कि सेक्शन 55 ने जो लिखा है कि रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश होना चाहिए, काफ़ी सोच समझ के लिखा है, और लॉ में तो कोई फालतू बात लिखी नहीं होगी, कोई भी इलॉजिकल चीज़ें नहीं होती है, बहुत सोच समझ कर लॉ बनाया और फिर उसको पास किया जाता है। तो ये था नंबर 1, तो फ्रेश इशू होना चाहिए, फ्रेश इशू लाया गया हो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन के लिए लाया गया हो, उससे आउटसाइड डेब्ट की सिक्योरिटी पर इफेक्ट नहीं आता, इसलिए ये रूल बनाया गया। हटाऊं इसको, क्या इसको पक्का हो गया, लॉक कर दूं इसको कि अब भूलेंगे नहीं इस बात को? तो जब भी मैं कहूंगा कि रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, तो क्या मुझे फिर से समझाना तो नहीं पड़ेगा? बेटा आप खुद समझो, मेरी भी एक लिमिट है, क्या इससे ज़्यादा समझाना मेरे लिए पॉसिबल इस पॉइंट को? ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि अब मुझे कभी समझाना नहीं पड़ेगा, कल को ये नहीं होना चाहिए कि सर एक बार फिर से बता दो ये रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू क्या होता है। नहीं पॉसिबल है बेटा, इतना मैंने बता दिया, समझा दिया, लिखवा दिया, अब आप समझो। और हाँ, मुझसे उसकी बात को डिस्कशन करना है तो बिल्कुल करो, मैं बिल्कुल उसके लिए रेडी हूँ, और चीज़ें लिखवा दी। अब यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री, दूसरा है रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। इसको मैं पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा, पहले एक बार समझ लो रफ में, अभी लिखने की जरूरत नहीं, फिर मैं लिखवाऊंगा तब इसको लिख लेना। रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर क्या होता है? देखिए बेटा, ये है, इसको लिखना मत, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हड़बड़ी लाल मत बनो। जब आपको पता है कि मैं सिस्टमेटिक बैलेंस शीट नंबर 1 2 3 करके सिखाऊंगा, तो इसको लिखने की कोशिश मत करो। देखिए बेटा, ये है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये है 20 लाख, ये है 10 लाख, यहाँ है फ्री रिजर्व, मतलब मान लो P&L, P&L या एनी टाइप ऑफ रिजर्व, मैंने अभी लिख दिया P&L, ये P&L है, मैं जानबूझकर 10 लाख की लेता हूँ, और इधर है लाइबिलिटीज 50, तो यहाँ असेट कितने की हो, 50 60 70 70 90, ये पोजीशन है बैलेंस शीट में। अब कंपनी ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसके रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू लाना नहीं चाहती बेटा। इस पर ये 8% वाले प्रेफरेंस शेयर थे, और 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर पर कंपनी पिछले 5 सालों से 8% डिविडेंड हर साल देती रही। हर साल डिविडेंड 8% देने के बाद जो डिविडेंड प्रॉफिट बचता था, उसी में से इक्विटी को डिविडेंड मिलता था, इक्विटी को मिलता था बचा कुछ डिविडेंड प्रॉफिट। पहले क्या, सारे खर्चे घटाओ,
फिर जो नेट प्रॉफिट बचा उस पर टैक्स दो गवर्नमेंट को, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स वो होता था शेयर होल्डर का, उसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता था वो इक्विटी के हाथ आता था, तो इक्विटी को प्रॉफिट मिलता था प्रेफरेंस वालों को 8% डिविडेंड देने के बाद। अब इनके 5 साल हो गए और कंपनी ने इधर प्रॉफिट 10 लाख कमा 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 कर रोक लिया, रख लिया, रिटेन कर लिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये प्रॉफिट बचा के रख लिया, सेविंग कर ली। चाहते तो ये प्रॉफिट शेयर होल्डर घर ले जा सकते थे बाय वे ऑफ डिविडेंड, क्योंकि पीएनएल यानी फ्री रिजर्व से जब चाहे तब जितना चाहे उतना डिविडेंड दिया जा सकता है, तो पीएनएल इज ए एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व से डिविडेंड इजीली दिया जा सकता है। तो ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का है, ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का है, जिसे वो जब चाहे तब डिविडेंड के फॉर्म में घर ले जा सकते हैं। कंपनीज एक्ट भी उन्हें नहीं रोक सकता और आउटसाइड डेट भी उन्हें। तो इधर जो 90 लाख की असेट अवेलेबल है, इस 90 लाख की असेट में से कितनी असेट तो इक्विटी शेयर होल्डर घर ले जा सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन ऑफ एनीबडी एल्स। इस 90 लाख की असेट, ये जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो लाइबिलिटी साइड में जो पड़ा है वो असेट में भी तो पड़ा होगा, जब प्रॉफिट हुआ होगा तो असेट भी तो बढ़ी होगी 10 लाख से। तो 10 लाख का प्रॉफिट जो लाइबिलिटी में दिख रहा है वो असेट में भी तो फिजिकल फॉर्म में रखा होगा, तो वो 10 लाख का प्रॉफिट किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। इसको इक्विटी शेयर घर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? जब वो 10 लाख के प्रॉफिट से इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड के रूप में उसे घर ले जा सकते हैं। यदि उसी प्रॉफिट से वो प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर दी कि नहीं हमें नहीं चाहिए डिविडेंड, इनको दे दो, प्रेफरेंस वालों को पेमेंट निपटा दो आप तो उसी प्रॉफिट से, तो बताओ लाइबिलिटी वाले ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि हमारी असेट में से पेमेंट क्यों हो गया, हमारी लिए असेट कम हो गई। आज उनके लिए असेट कितनी अवेलेबल है बताओ? बताओ इस 90 लाख में से इस आउटसाइड डेट 50 लाख वालों के लिए असेट कितनी अवेलेबल है? 80 लाख की है या 90 लाख की है? 80 लाख की है, क्योंकि 10 लाख का प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर घर ले जा सकते हैं, ये उन्हीं का है, उन्हीं के लिए कमा, ये उन्हीं का प्रॉफिट है भाई। इक्विटी लोगों ने पैसा लगाया, रिस्क उठाई, उन्हें भी तो रिटर्न मिलना चाहिए। जब प्रॉफिट कमा के उन्होंने रख लिया, बांटा नहीं, ये चाहते तो डिविडेंड के रूप में पहले ही ले जाते। प्रॉफिट कमाते गए, रखते गए, कमाते गए, रखते गए, करके करते 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 उन्होंने 10 लाख का प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया। अब इस 10 लाख के प्रॉफिट से वो डिविडेंड की बजाय वो बोलते कि भाई हमें डिविडेंड मत दो, हमारे घर मत चेक पहुंचाओ, आप तो ये प्रेफरेंस शेयर के घर चेक पहुंचा दो, इनको रिपेमेंट कर दो। भाई इक्विटी शेयर ये कुर्बानी क्यों दे, अपना प्रॉफिट प्रेफरेंस के घर क्यों पहुंचा दे कि भाई ये 10 लाख की जो प्रेफरेंस के बिल है ये रिडीम कर दो, ये 10 लाख के जो हमारे पास फंड्स पड़े हैं एसेट साइड में जो हमने डिविडेंड बांटने के लिए रख रखे थे, आप इससे है ना प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर दो, हमें नहीं चाहिए डिविडेंड। ये कुर्बानी इक्विटी वालों ने क्यों दी? क्या ये कोई देशभक्त या कोई कंपनी भक्त लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी? बेटा ये कुर्बानी नहीं, ये उनकी सेल्फिशनेस ही है, इनमें उनका फायदा है। हाँ सही बोल रहे बेटा आप। एक तो फायदा ये है, एक तो फायदा ये है कि अगले साल से प्रेफरेंस शेयर के बिल का नामो निशान मिट जाएगा कंपनी से, और जो प्रॉफिट बचेगा पहले उसमें 10 लाख का 8% 80,000 डिविडेंड प्रेफरेंस को देना पड़ता था, बचा हुआ डिविडेंड प्रॉफिट इनके हाथ आता था। अब 80 का डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, वो प्रॉफिट भी इक्विटी वालों को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि नेक्स्ट ईयर से 80,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी का होगा। अभी तक तो इस प्रॉफिट में पहला हक किसका होता था? प्रेफरेंस वालों को पहले 80,000 दो, बचा हुआ इक्विटी को मिलता था। अब यहाँ प्रॉफिट पे हक पहला हक इक्विटी वालों का होगा, तो इसलिए प्रेफरेंस वालों को उन्होंने कहा उन्होंने इशू ही खत्म कर दिया कि भाई इनको पेमेंट कर दो तो प्रॉफिट हमारा। क्या बात समझ में आई? नंबर वन, ऐसे बोलना मतलब थोड़ा डाउट होता है कि हाँ सर समझ में आई ये बात। तो यदि प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का है वो रोक रोक के रखते हैं, बचा बचा के रखते हैं, और वो प्रॉफिट वो उनका खुद का है, उससे वो खुद घर ले जाएं या उससे प्रेफरेंस को दिलवाएं, इससे लाइबिलिटी। और दूसरा, आप दूसरा देखो, यदि फ्रेश इशू लाते इनके प्रेफरेंस के रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट नहीं, फ्रेश इशू लाते तो इक्विटी कितनी हो जाती? फ्रेश इशू के लिए, फ्रेश इशू के रूप में यदि इक्विटी 10 लाख की और लाते तो 10 लाख के नए लोगों को कंपनी में इन्वॉल्व करना पड़ता, इससे इनकी होल्डिंग, इनका वोटिंग परसेंटेज डाइल्यूट होता, नए मालिक कंपनी में जबरदस्ती जोड़ने पड़ते। अभी इक्विटी शेयर के बिल 20 लाख थी तो 20 लाख के प्रॉफिट पे ही डिविडेंड बांटना पड़ता था, अब 30 लाख पे डिविडेंड बांटना पड़ेगा। ऐसा प्रॉफिट में पार्टिसिपेटिंग करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर बोलते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी वाले बोलते हैं कि भाई क्यों बाहर के लोग लाए, क्यों हम इक्विटी बढ़ाए, हमें जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी यहाँ जो 10 लाख का प्रॉफिट है वो असेट में रखा है, इस प्रॉफिट की हमें कंपनी में जरूरत नहीं है, हमारे बिजनेस में इसकी जरूरत ही नहीं है, तो 10 लाख का प्रॉफिट हमें बचा के ही क्यों रखा, ताकि प्रेफरेंस वालों को पे कर पाए। तो हम इसकी बिजनेस में भी जरूरत ही नहीं, फालतू बिजनेस में एसेट में रखा पड़ा है, आइडियल मनी है, इससे प्रेफरेंस वालों को देके निपटारा करो।
तो बेवजह फ्रेश इशू क्यों लाया? जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाए या फ्रेश इशू से किया जाए? आई होप ये समझ में आया होगा कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, फ्रेश इशू की हमेशा आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे बेटा ये है कि आपने एक लोन लिया, लोन लेकर एक असेट बनवा ली, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख की असेट बनवा ली, कोई कार, कोई बिल्डिंग, कुछ भी 10 लाख का असेट, 10 लाख का लोन, 10 लाख की असेट। अब ये लोन पर ब्याज देना पड़ रहा है 8% हर साल, बहुत बड़ा बर्डन है आपके लिए। 5 साल बाद इस लोन की भुगतान की तिथि है, ड्यू डेट है, रिडम्पशन की डेट है इस लोन की, ताकि डिवेंचर भी तो लोन ही है। अब एक तो ये है कि इस लोन के चुकाने के लिए नया लोन लो, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, नया लोन लेकर इससे पे कर दो। बताओ कंपनी के लिए फायदेमंद सौदा है क्या? पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना क्या फायदेमंद सौदा है? इसकी बजाय क्या करो, इसकी बजाय क्या करो, समझो। 5 साल बाद लोन का पेमेंट करना है ना। ये प्रॉफिट कमाया, मान लो कंपनी ने 2 लाख प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने मान लो 3 लाख। 5 साल बाद जो आपको 10 लाख का लोन चुकाना है उसकी चिंता आज से करो। ये प्रॉफिट में से 1 लाख का तो डिविडेंड बांट दो, चलो 1 लाख का डिविडेंड बांट दिया तो बैंक बचा 2 लाख, प्रॉफिट भी बचा 2 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट कहाँ पहुंचा दिया? इक्विटी छोड़ के घर, बाय वे ऑफ डिविडेंड। फिर प्रॉफिट अगले साल, दूसरे साल फिर 3 लाख कमाया, प्रॉफिट 3 लाख बैंक में डेबिट, पीएल में, फिर 1 लाख का डिविडेंड बांट दिया, बैंक में बचा 2 लाख, प्रॉफिट बचा 2 लाख। ऐसे करते करते 5 साल बाद बैंक में कितना हो गया और पीएल में कितना हो गया? और यदि मैं इस 10 लाख से लोन चुका दूं तो इस 10 लाख से लोन चुका दिया तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? यानी प्रॉफिट से लोन, पुराने लोन का चुकता को पे ऑफ करना, प्रॉफिट इकट्ठा करके करना ज़्यादा बेहतर होता है, या लोन चुकाने के लिए किसी की पेमेंट करने के लिए नया लोन लेना बेहतर होता है? मेरे ख्याल से आप सीए इंटरमीडिएट के इतने समझदार स्टूडेंट हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये तो इतना इजी पॉइंट बताया मैंने कि बाहर से किसी चलते फिरते आदमी को बुलवाता मैं कि भाई वेट 2 मिनट समझ ले, ये क्या बोलो, बोले हाँ सर समझ में आ गया। तो अब तो ऐसा मैंने डायलॉग मार दिया कि अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि समझ में आ गया कि रिडम्पशन के लिए पुरानी प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करने के लिए नई कैपिटल इशू करना, ये कंपनी की सिकनेस को शो करता है। ये 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, लाइबिलिटी जो भी हो, असेट जो भी हो, इस 10 लाख को इशू किए 5 साल हो गए और 5 साल के बाद इनकी ड्यू डेट है, रिडम्पशन डेट है। अब इनको पे करने के लिए कंपनी की जेबें खाली हैं, कंपनी के पास कुछ नहीं, तो क्या करो, नया इशू लाओ 10 लाख का और इससे इसको पे करो। ये अनहेल्दी साइन है कि नहीं कंपनी के लिए? मतलब कंपनी ने 5 सालों में क्या झक मारी? मतलब कंपनी ने इस 10 लाख से क्या करना था? ये 10 लाख जो कंपनी ने बिजनेस में 10 लाख किससे लिया था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। उसको लेके क्या किया? बिजनेस चलाया। तो कंपनी को चाहिए कि उस 10 लाख से जो बिजनेस में पैसे लगाया उससे कमाए कमाए कमाए, और वो कमा कमा करके क्या करे? रिजर्व में डाले, ताकि 5 साल बाद उनको पेमेंट भी तो करना है। तो प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू बड़ा आसान तरीका है कि फ्रेश इशू ले आओ और रिडम्पशन कर दो। लेकिन वो हेल्दी साइन कंपनी के लिए हेल्दी साइन नहीं कि वो कंपनी ने रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए, रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू ले आया और रिडम्पशन का। हाँ, मजबूरी की बात अलग है, मतलब कंपनी में लॉसेस रहे, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो रिजर्व, जब प्रॉफिट है ही नहीं तो फिर तो ड्यू डेट के लिए, जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो मतलब कंपनी तो सिक हो ही गई, मतलब कंपनी हालत खराब है, फिर तो 5 साल बाद रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू लाना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेश इशू लाना कोई अच्छा साइन नहीं है, बल्कि प्रेफरेबल तो क्या है, यदि कंपनी का प्रॉफिट है तो कंपनी प्रॉफिट बचा के रखे और उस बचे हुए प्रॉफिट से रिडम्पशन करे। तो देखिए अब मैं आपको, तो रिडम्पशन शुड बी आउट ऑफ, तो रिडम्पशन के 2 तरीके, या तो आउट ऑफ फ्रेश इशू या आउट ऑफ एक तो फ्रेश इशू या आउट ऑफ प्री रिजर्व, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, या तो आउट ऑफ फ्रेश इशू हो या आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो, या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन भी चलेगा। कैसे? आधा फ्रेश इशू से, आधा प्रॉफिट से, 25% फ्रेश इशू से, 75% फ्री रिजर्व से, जो भी, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो या तो रिडम्पशन आउट ऑफ, मैं ऊपर लिखना भूल गया क्या, वो एक तो था रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा था आउट ऑफ, और तीसरा मुझे क्या लिखना चाहिए था? तीसरा लिखना भूल गया, क्योंकि एक है, तीसरा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबो टू, क्योंकि एक की लैंग्वेज तो फॉलो करनी पड़ेगी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वो टू।
मैंने बताया ना बेटा, आप जो बोले कि यदि प्रेफरेंस 10 लाख का है और प्रॉफिट 8 लाख हुआ तो 2 लाख का फ्रेश इशू ले आओ। यही तो बताया मैंने कि एनी कॉम्बिनेशन आप बोथ भी चलेगा। लिख लिया क्या? अब देखो, 90 लाख की असेट में से कितनी असेट लाइबिलिटी वालों के लिए अवेलेबल है? 90 लाख की असेट में से कितनी असेट लाइबिलिटी वालों के लिए अवेलेबल है आज की तारीख में? 90 नहीं, 80। क्यों? क्योंकि 10 लाख की तो इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल है। इसमें से 80 और 10 फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और फॉर डेप। ये लिख लो। लिखना है क्या इसको? मैं लिखवाई देता हूँ ना ठीक से। तो ये ठीक है बेटा, जो तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है वो सबके लिए ठीक ना हो। मैं सोचता हूँ और इजी करूँ, और इजी करूँ। आउट, हाँ तो हाँ ठीक है बेटा, ऐसा लिख लो, फिर इसी को लिख लो, ये ठीक है। तो इसमें अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख लो। मैं अपने हिसाब से बोल देता हूँ, पर जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ वो आपको ज़्यादा सुटेबल हो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, out of total asset of 90, 80 is available for outside debt and 10 for shareholder, है ना? ये तो लिखा हुआ ही है। If company redeem preference shareholder out of asset available for equity shareholder, that is out of free reserve, यदि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को फ्री रिजर्व से रिडीम करती है, 10 लाख के फ्री रिजर्व से रिडीम करते हैं, तो यदि रिडम्पशन कर भी दिया तो भी कितनी एसेट बचेगी? 80। और वो किसके लिए बची रहेगी? आउटसाइड के लिए। बिफोर रिडम्पशन भी 80 है और आफ्टर रिडम्पशन भी 80 बची रहेगी। ये आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, अपने अपने हिसाब से। क्या लिख लोगे? कि जो असेट अवेलेबल बिफोर रिडम्पशन 80 है, आफ्टर रिडम्पशन भी वो 80 रहेगी। तो इफ रिडम्पशन इज कैरिड आउट आउट ऑफ फ्री रिजर्व, रिडम्पशन इज कैरिड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, देन asset available for outside debt is before redemption भी 80 है and after redemption भी it is 80। हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जैसा आपको लिखना है लिख लो अपने अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, ताकि भविष्य में आप ही को पढ़ के समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका नोट अपने हिसाब से बना लो ताकि आपको फ्यूचर में पढ़ने में आसानी हो। लिख लिया बेटा? क्या समझ के लिखा? क्या अच्छे समझ में आया कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करने से भी क्रेडिटर पर आंच? और एक टेक्निकली सोचो, प्रॉफिट किसका? और उसी प्रॉफिट को हम डिविडेंड की बजाय प्रेफरेंस के रिडम्पशन में यूज कर लें, तो उसी प्रॉफिट को हम डिविडेंड देने के बजाय प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में उस मनी को यूज कर लें, तो क्रेडिटर पर आंच? वो प्रॉफिट आउटसाइड लाइबिलिटी का था ही नहीं, वो तो इक्विटी का था। और उसी से हमने यदि रिडम्पशन कर दिया तो आंच आई तो इक्विटी पे आई ना। इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट अवेलेबल कम हो गया, लेकिन आउटसाइड डेट पर इफेक्ट नहीं आया। इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट।
बहुत इंपॉर्टेंट नोट। इफ रिडम्पशन is carried out from free reserves, then an amount equal to face value of preference share capital redeem shall be transferred to capital redemption reserve account. जब रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर किया जाए तो जितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर कर रहे हैं, जितने प्रेफरेंस से रिडीम किए जा रहे हैं आउट ऑफ फ्रीजर, उतना अमाउंट आपको भेजना पड़ेगा सीआरआर। सीआरआर यदि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करें तो आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, वो भी सेक्शन 55 के सब सेक्शन में लिखी हुई है कि यदि रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू कर रहे हो तो एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि जितना फ्री रिजर्व आपने यूज कर लिया रिडम्पशन में, उतना फ्री रिजर्व अब आपको भेजना पड़ेगा सीआरआर जैसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में। सीआरआर जैसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में ये अमाउंट भेजना पड़ेगा। यदि आपने रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश रिडम्पशन आउट ऑफ आपने फ्रीजर किया है तो आपको उतना प्रॉफिट भेजना पड़ेगा कहाँ? सीआरआर में। ठीक है, क्या आपने पढ़ा हुआ है पहले? चैप्टर भी था आपको 12th में? डिवेंचर में था, डिवेंचर रिडम्पशन था, प्रेफरेंस रिडम्पशन नहीं था ना? हाँ हाँ, सीआरआर तो अभी तो मैंने मतलब लिखाया है, तो मुझे पता है कि सीआरआर तो किसी को भी समझ में आए। अभी बताइएगा मैंने सीआरआर क्यों बनता है, वो तो मेरा अभी लिखा है, अभी तो बताना पड़ेगा। अब देखिए सीआरआर क्यों बनता है, सीआरआर है क्या? क्या ये जानना जरूरी है कि बस इतने से काम चल जाएगा कि हाँ बस ध्यान है कि सीआरआर बनता है बनता है बनता है बनता है, सीआरआर 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 बस खत्म? क्या करोगे इतना समझकर? इतना दिमाग पे जोर क्यों डालते हो? अपने मासूम से नरम नरम दिमाग पर इतना जोर डालोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। दिमाग को कितना दिमाग में रखोगे? बोलो। समझा दूं? क्या वाकई समझने की इच्छा है? कि समझने की इच्छा तो है, पर समझ के पटक देंगे, उसके बाद फिर रट लेंगे। क्या समझा वो भूल जाएंगे, बाद में तो रटा हुआ काम आएगा। हाँ सर सीआरआर बनता है, बस ये पता है सीआरआर बनता है, सर आपने बताया था क्यों बनता है, पर सर भूल गए। बस ये ध्यान क्या, अल्टीमेट आपको याद ये रहेगा कि हाँ सर सीआरआर बनता है, और ये भूल चुके होंगे कि सीआरआर क्यों बनता है। चलो, आप इतने इंटरेस्टेड हो तो बता ही देता हूँ। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? बाय सीआरआर। ये क्वेश्चन आपका है, इसके लिए अब हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा, मैं इसमें आपको बैलेंस शीट नंबर 1 2 3 4 5 सब बना के बताऊंगा। ठीक है? अब चलिए एग्जांपल लेते हैं।
मिस्टर एक्स purchased a gold ring of rupees 60,000 by taking a loan from a friend. ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स, बैलेंस शीट में असेट में क्या आया? गोल्ड रिंग आई असेट में, और लाइबिलिटी में क्या आया? लोन आ गया। नाउ मिस्टर एक्स अर्न रुपीज 14,000 in first year from part-time job. बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स, बैलेंस शीट में आफ्टर उसके बाद गोल्ड रिंग तो अभी भी है गई 60,000 की, और इधर लोन भी है फ्रेंड का 60,000। ये तो एज इट इज है। और क्या हुआ? कैश या बैंक में कितना आया? 14,000, क्योंकि उन्होंने पार्ट टाइम जॉब से या ट्यूशन से 14,000 कमा लिया पहले साल। तो ये तो इधर पीएल में, इधर असेट में तो कैश में गया, लाइबिलिटी में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस 14,000। ये समझ में नहीं आया 14 पीएनएल कैसे आ गया? जब उन्होंने जॉब से इनकम कमाई होगी तो क्या एंट्री की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम जॉब, और इनकम फ्रॉम जॉब टू पीएनएल, तो अल्टीमेटली बैंक डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, डबल इफेक्ट होता है ना हर चीज़ के। क्या इसमें भी डाउट है एक सीए स्टूडेंट को? तो मुझे शर्म आ जाएगी यदि मैं ये समझाऊं कि मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ, इसमें भी आपको चक्कर आ रहे हो कि सर ये डबल इफेक्ट कैसे हो गए। तो ये भी समझ के बाहर है कि बैंक डेबिट और पीएनएल क्रेडिट किया तो मैंने, ये तो मुझे समझाने में शर्म आएगी, लेकिन मैं समझा दूंगा शुरुआत लेकर के अकाउंटिंग कर करके। पहले ये बेसिक में जाना पड़ेगा, बोलो तो समझा दूँ। मैंने बोल तो दिया है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम जॉब और इनकम फ्रॉम जॉब डेबिट टू पीएनएल, ये तो मैंने एंट्री बोली थी, बेसिक बताई दिया, बस लिखा नहीं है। ये हो गया। ऐसा करते करते आफ्टर फ्यू इयर्स गोल्ड रिंग 60,000 और लोन। अच्छा, इन्होंने गोल्ड रिंग कहाँ से खरीदी थी? कोई भी पूछेगी गोल्ड रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई तो क्या बोलेंगे? घर वालों ने पूछा, किसी ने भी पूछा कि भाई तेरे पास गोल्ड रिंग कहाँ से आई तो क्या बोलेगा? मैंने मेरे किसी फ्रेंड से लोन लिया और लोन से गोल्ड रिंग आई थी। बराबर। देखो ये गोल्ड रिंग कहाँ से आई थी? जब वो गोल्ड रिंग खरीदते हैं और अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वो रिंग का फोटो डालते हैं, उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं कहाँ से आई तो क्या बोलेगा? लोन से आई। तो गोल्ड रिंग अरेंज फ्रॉम लोन। ठीक है। अब करते करते इसके पास कैश प्लस बैंक मिलाकर हो गया, मान लो एक दिन 60, और इधर पीएनएल भी हो गया 60। अब दिखने में जितनी जल्दी जाए दिखाते ना बेटा, उतनी जल्दबाजी समझने में दिखाओ तो बहुत ही बेहतर होता है। मैं लिखने वालों को बोल रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ कि ये क्या सोचते हैं कि हम टाइम को अच्छा यूटिलाइज कर लें। अब जब मैं लिखने का टाइम दूंगा तब तुम खाली बैठे रहोगे तो नुकसान हो गया ना। समझते वक्त समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, और बाकी बच्चे समझ रहे हैं, और लिखने का वो दिया तो अपन खाली बैठे, टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है उस वक्त? इससे अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखो टीचर के इंस्ट्रक्शन को। टीचर जो कहता है अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से कहता है, वो गलत नहीं बोलता, कि जो कहा जाए उतना करो तो बेहतर होगा। तो बेटा ये अब पोजीशन है आफ्टर फ्यू ईयर। अब ये क्या करे?
इसने 60,000 रुपये कमा लिया ट्यूशन ट्यूशन या पार्ट टाइम से, अब क्या करे, अपने फ्रेंड का लोन चुका दे। तो फ्रेंड का लोन अब यहाँ पर लोन रिपेड, तो बैलेंस शीट क्या बनेगी, गोल्ड चेन कितने की बचेगी, गोल्ड रिंग 60 की बचेगी, कैश कितना बचेगा, लोन कितना बचेगा, और P&L। अब बताओ, अब कोई उससे पूछे 5 साल बाद, बताओ ये गोल्ड रिंग कहाँ से आई, तो क्या कहेगा, लोन से आई। 5 साल बाद कोई उससे पूछे कि ये गोल्ड रिंग बेटा तुमने कहाँ से लाई, घर वाले पूछते हैं, तो घर वालों को क्या बोलेगा, मैंने दोस्त से लोन ले रखा है, लोन था, पर अब ये गोल्ड रिंग कहाँ से आई। एक, ये गोल्ड रिंग कहाँ से आई, एक ही बच्चे ने जवाब दिया अभी तक, केश से आई। हे भगवान, केश से आई। ये तो मतलब मुझे भी जान के आश्चर्य हुआ कि हाँ केश से ही गोल्ड रिंग खरीदी, वो तो पहले भी केश से आई थी जब खरीदी। हाँ अब बोल रहे हैं सही, गोल्ड रिंग कहाँ से आई, प्रॉफिट से आई। मतलब ये गोल्ड रिंग का पैसा कहाँ से आया, प्रॉफिट जो कमाया था उससे गोल्ड रिंग खरीदी गई, कि लोन से। जब लोन था तब हम कह रहे थे कि लोन से हमने गोल्ड रिंग खरीदी, जब हमने उस लोन को चुका दिया प्रॉफिट से, लोन डिस्चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, लोन को हमने चुका दिया हमारे कमाए गए प्रॉफिट से। तो हम अब दो चीज कहेंगे, दो बात कहेंगे, और आपको अजीब सी लगेगी लेकिन दोनों सही है। नंबर वन, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि हमने लोन चुकाया है प्रॉफिट से। जैसे आपने, मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा मैंने आपकी पुरानी मेमोरी का फायदा उठा लिया, और वो फायदा उठाना मुझे कितना डेंजरस खतरनाक है मैं जानता हूँ, क्योंकि आधे बच्चों को पता होती है, आधे बच्चों को वही पता नहीं होती जो पढ़ चुके चैप्टर में। चलो भूल जाओ, मैं नहीं याद दिलाता हूँ उसको। पुरानी मेमोरी को याद करके कुछ याद दिलाना मतलब मेरे लिए हानिकारक है, मतलब मैं, छोड़ो। तो लोन चुकाया कहाँ से, प्रॉफिट से। और दूसरा ये भी कहूंगा कि हमने प्रॉफिट से ही गोल्डिंग खरीदी। आप कहेंगे सर एक ही प्रॉफिट से आपने लोन पे चुका दिया और उसी से गोल्डिंग खरीद ली। हाँ बेटा यही सही है। जरा सोचो, मैं ये कहूँ कि मैंने लोन चुकाया प्रॉफिट से, गलत है क्या, बताओ। ये लोन कहाँ से चुकाया, ये लोन चुकाया मैंने कहाँ से, मैंने इस मिस्टर एक्स ने जो ट्यूशन पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब किए उससे जो कमाया उस प्रॉफिट से लोन चुकाया, ये भी सही है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि इसी प्रॉफिट से गोल्डिंग खरीदी तो भी सही है, क्योंकि लोन से ही गोल्ड खरीदा था और वो लोन चुका दिया प्रॉफिट से। लोन से गोल्ड खरीदा था और वो लोन चुका दिया प्रॉफिट से, तो क्या कहा जाएगा कि प्रॉफिट से लोन चुकाया गया एज वेल एज प्रॉफिट से गोल्ड खरीदा गया। अब बेटा इससे ज़्यादा मैं समझाने के लिए, मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। यही बात मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार बोलूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, कई वो तो आ गया होगा। तो अब यदि लोन चुकाया गया प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट, लोन चुकाया गया प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट बाहर चला गया या आज भी हमारे पास है। ये मेरा अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, मैंने लोन पे ऑफ किया प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट लोन चुकाने में मैंने यूटिलाइज कर लिया, ये भी कहा जाएगा। तो वो प्रॉफिट बिजनेस से बाहर चला गया, आउटसाइड चला गया, या आज भी हमारे पास है। मतलब लगता अजीब है बोलने में, जब हमने उस प्रॉफिट से लोन चुका दिया तो वो प्रॉफिट हमारे पास कहाँ बचा, लेकिन वो बचा है। देखो जरा, वो लोन से जो गोल्ड आई थी, वो गोल्ड तो आपके पास अभी भी है ना। आपने लोन भले प्रॉफिट से चुकाया पर गोल्ड तो है ना आपके पास, तो वो गोल्ड भी कहाँ से है। तो कहने को ये हो गया कि हमने लोन चुकाया है आउट ऑफ प्रॉफिट, बट स्टिल प्रॉफिट इज विथ अस। आया समझ में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इवन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लोन आउट ऑफ प्रॉफिट स्टिल प्रॉफिट इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। लिख दूँ ये, अब आप लिखो इसको, ये बैलेंस शीट नंबर 1। अभी तो मैंने सीआरआर बताया ही नहीं आपको, ये सीआरआर के बेसिक का भी, अभी सीआरआर का तो नामो निशान नहीं आया, सीआरआर के बेसिक का भी बेसिक था। तो आप ये लिखो,
और बेटा आप अपनी समझ से अपने नोट डालते हैं ना, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर में आपको यही काम आने वाला है, आपकी अपनी नोटिंग। और जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड से लिखो। मुझे जहाँ कुछ बच्चों ने बोल दिया कि सर हमने लिख लिया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि मानते हुए कि आप स्लो हो, तो स्लो लोगों के लिए हमें अच्छे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज जो पहले लिख लिया उसको तो मैं घूर घूर के देख रहा था, वो मुझे दुश्मन की तरह नजर आते हैं। जो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते वो मुझे बिल्कुल एनिमी नजर आते हैं कि ये बच्चा मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहा। ये लिख लिया वाले बोल रहे हैं मतलब पहले ही लिख लिया था। क्या बैलेंस शीट नंबर 1 लिख ली? मैं ना नंबरिंग कर देता हूँ। बैलेंस शीट नंबर 1, आई होप ये बैलेंस शीट नंबर 2। अब बैलेंस शीट नंबर 2 लिख रहे हैं क्या आप? शायद कुछ बच्चे साथ साथ इसलिए लिखते हैं कि बाद में मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। बेटा ऐसा बोल के मैंने आपको पहले कहा कि आप आईसीआई की बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि आईसीआई ने मुझे सीए की डिग्री दे दी है, उनके कॉपी चेक करने मेरी कॉपी चेक करके मुझे नंबर देके सीए बनाया, तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, और ये बेइज्जती आपको बहुत भारी पड़ेगी। इसी राइटिंग को पढ़ पढ़ के अपने यहाँ से 10,000 बच्चे सीएस हो चुके हैं, पता है आपको? उनकी भी घोल इंसल्ट कर रहे हो, उसमें कई आपके मम्मी डैडी होंगे, कई आपके भैया दीदी अंकल आंटी होंगे, चाचा चाची होंगे, है ना? आपकी मम्मी पापा भी पढ़े हुए मुझसे कई हो गए। मैंने एक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी क्लासेस का एड देख रहा था मैं, उसमें सारे टीचर के एक्सपीरियंस क्या लिखा था, 18 साल 18 साल 18 साल, सभी के एक्सपीरियंस 18 साल। तो मैंने देखा कि उसमें एक जो टीचर था उसकी तो शादी नहीं हुई, 24 साल का, तो वो खुद है 24 साल का, वो खुद है, शादी हुई नहीं, अभी सीए बने टाइम नहीं हुआ, और वो लिखा 18 एक्सपीरियंस, मतलब वो कब से पढ़ा रहा है? जब वो 6 साल का था तब से सीए पढ़ा रहा है वो। आपने भी कभी शायद देखा हो वो एड, नहीं देखा होगा। हो गया? बैलेंस शीट नंबर 3 हो गई। बैलेंस शीट नंबर 4। और ये हैंड राइटिंग तो आपसे भी अच्छी है, धन्यवाद भगवान का कि आपकी राइटिंग मुझसे अच्छी है, भगवान को कृपा हो कि, अरे बेटा सबकी अच्छी, मेरे से तेरी तुम्हारी नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति की राइटिंग मुझसे अच्छी है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। फक्र की बात है उसके लिए कि मेरी राइटिंग सर आपसे अच्छी है। नहीं बेटा आज मैं गुस्से में नहीं हूँ, वो तो इतने अच्छे मौसम में आप लोगों ने मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो मैं यहाँ पर बढ़िया अपने फार्म हाउस जाता। आपको पढ़ाने के लिए सुबह से भी यहाँ आना पड़ता है। अब बेटा ये तो लिख लिया आपने, इसके बाद कुछ लिखा क्या? बस इतना ही लिखा? अरे वो लिखो ना नोट अपने हिसाब से, क्या लिखोगे? अरे यार वो भी मुझ पर डिपेंडेंट हो, आप लोग भी क्या हो, लिखो ना अपने अपने हिसाब से क्या लिखोगे। इन अबो केस लोन वाज डिस्चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये भी मैं लिखूंगा वही लिखोगे? हाँ, नकलची लोगों बैठा था पूरे। इन अबो केस लोन वाज डिस्चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, बट स्टिल प्रॉफिट इज विथ मिस्टर एक्स इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। आपको समझ में आ गया? और बेटा जो आपके फ्रेंड को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो उसको आप जरूर समझाइए, क्योंकि एक बार आपने खुद ने समझा दिया किसी को तो आप खुद नहीं भूलोगे कभी भी जिंदगी भर। एक बार आपने किसी दोस्तों को ये चीज़ें पढ़ा दी तो आप फिर जिंदगी भर बोलोगे नहीं। बेटा मैंने कैसे पढ़ाना सीखा,
मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे वो दोस्त जो, जब मैं क्लास में बैठ के पढ़ाई करता था तो मेरे दोस्त कॉलेज के बाहर घूमते थे, बाहर खड़े होते थे साइकिल स्टैंड के ऊपर। हमारे उस वक्त साइकिल स्टैंड ही होता था, तो वो साइकिल स्टैंड में खड़े होते थे, बाहर दुकानों में कुछ खा पी रहे होते, घूम रहे होते थे। और हम जब शाम को घर जाते थे तो फिर वो मुझसे पढ़ने आते थे, तो मेरे दोस्त लोग को मैं घर पे फ्री में पढ़ाता था। तो जो सुबह पढ़ा वो शाम को मेरे दोस्तों को पढ़ाता था। उन ऐसा पढ़ा पढ़ा कर मैंने उन पर हाथ साफ किया। तो मतलब उससे फंडा बहुत क्लियर होता है। तो बेटा इसलिए आपको बताऊं कि आपका कोई भी चैप्टर में आपको लगता है कि मैं भूल जाता हूँ, ग्रिप नहीं बनती, भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ याद आता है फिर भूल जाता हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने किसी कमजोर दोस्त को भली पोहे खिलाने पड़े, भली नाश्ता कराना पड़े, भली कोल्ड ड्रिंक पिलाना पड़े, पर उसको बोलो कि तेरे को ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ऐसा लगेगा आप उस पर एहसान कर रहे हो, उसको पता नहीं है कि आप एहसान उस पर नहीं बल्कि अपनी उस चीज़ों को परमानेंट करने के लिए ऐसा कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ को आप किसी को एक बार पढ़ा दोगे ना, तो आप में जो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पढ़ाते वक्त कि मुझे उसको समझाना है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली लॉजिक में बैठ जाएगी। चलो लिख लिया। चलो अब देखो, अभी तो मैंने आपको समझाया कि लोन चुकाया प्रॉफिट से, उसके बाद भी वो प्रॉफिट हमारे पास किसी ने किसी फॉर्म में अवेलेबल। अब मैं आपको समझाता हूं, अब मेरे साथ एक काम करो, बैलेंस शीट लिखते जाओ, क्योंकि आपको एक बार समझ में थोड़ा बहुत आ गया है ना, अब लिखते हुए समझ में आपको अच्छा आएगा। तो अब नाउ फॉर कंपनी, कंपनी मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट नंबर वन। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख और बैंक 10 लाख। आफ्टर इशू, ये बैलेंस शीट आफ्टर इशू है। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि नहीं किया बताओ? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कब की एंट्री हुई? जब प्रेफरेंस शेयर इशू है तब की। इससे जीरो कुछ हो सकता है क्या? इसके पहले जीरो कुछ होगा ही नहीं। अब बैलेंस शीट नंबर 2, कैपिटल यूज्ड इन परचेस ऑफ लैंड, ये कैपिटल लगा दी गई लैंड खरीदने में। बताओ असेट में क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग ₹10 लाख। लाइबिलिटी में क्या आएगा? वही 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 लाख। बैलेंस शीट नंबर 2, बैलेंस शीट नंबर 3, बैलेंस शीट नंबर 3 स्टार्ट करूं? मेरे साथ साथ नोट कर पा रहे हैं ना? अब आफ्टर few years, company earn and retain profits, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और रोक लिया। तो बैलेंस शीट में इधर अभी भी लैंड तो एज इट इज है 10 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 10 लाख, इधर P&L 10 लाख और कैश प्लस बैंक 10 लाख। अच्छा लिख लिया बेटा? बताइए ये लैंड कहाँ से आई? ये ये लैंड कहाँ से आई? जमीन कहाँ से आई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो फंड प्रोवाइड किया उससे लैंड खरीदी गई, तो लैंड अरेंज करने वाले व्यक्ति हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अभी भी वही है, अभी वही है। अब ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है ये किसका है?
इक्विटी शेयर होल्डर का, जो मैंने बैलेंस शीट में नहीं लिए हैं समझाने के लिए, पर ये प्रॉफिट है किसका, और ये प्रॉफिट डिविडेंड के अवेलेबल है। इससे इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड ले जा सकते थे, पर वो नहीं ले गए। डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट घर नहीं ले गए, बल्कि जैसे प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर्स का, प्रोप्राइटरी में ऑनर्स का होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का होता है, कंपनी में शेयर होल्डर का होता है, जिसको ऑनर प्रॉफिट घर ले जा सकता है प्रोप्राइटरी में ड्राइंग करके, पार्टनरशिप में भी कैपिटल विड्रॉ करके, और कंपनी में डिविडेंड देकर ऑनर प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। लेकिन वो ऑनर्स यानी शेयर होल्डर प्रॉफिट घर नहीं ले गए, बल्कि उन्होंने कंपनी में रखे रखा रिटेन कर लिया। प्रॉफिट अर्न बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट वो जो रोक लिए गए वही रखे पीएल में, और ये फ्रीजर है। अब कंपनी ने क्या सोचा कि हम ये प्रॉफिट जो बचा के रख रहे हैं, इससे हम क्या करें, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू डेट आ गई, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, इनको अब पे कर दे। बताओ, यदि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या फ्रेश इशू लाना जरूरी है? लाना जरूरी बिल्कुल नहीं, लाए उसकी इच्छा, पर लाना जरूरी नहीं। तो कंपनी क्या कर सकती है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकती है, नहीं कर सकती है? आज कंपनी के पास रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं? तो अब कंपनी, अच्छा नेक्स्ट बैलेंस शीट नंबर 4, बैलेंस शीट नंबर 4, कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत सावधानी से, समझदारी से चलेंगे अब, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ, प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करेंगे तो एंट्री क्या होगी? अभी पहली एंट्री बोलो, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी? क्या इफेक्ट तो बाद में बोलूंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जब रिडम्पशन होगा तो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। या अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बताओ उसके बाद की बैलेंस शीट, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रही? 0 रही। पीएनएल अभी भी 10 लाख है, क्योंकि आपने भी उसको टच नहीं किया। लैंड अभी भी 10 लाख है, और ये कैश प्लस बैंक क्या हो गया? 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 लाख के प्रॉफिट के लिए दो बातें कही जाएंगी, वो दोनों सही है। 10 लाख के प्रॉफिट से यानी फ्री रिजर्व से रिडम्पशन किया गया, गलत या सही? 10 लाख रुपीस के प्रॉफिट से रिडम्पशन किया गया, सही है कि गलत? जो 10 लाख आपने पे किया उसका फंड कहां से आया था? 10 लाख का जो आपने प्रेफरेंस शेयर के बिल वालों को पेमेंट किया, उसका फंड आया था प्रॉफिट से। तो रिडम्पशन कहां से कहा जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये कहा जाएगा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपने फिर इश्यू तो लाए नहीं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट किया। अच्छा, अब रिडम्पशन तो आपने आउट ऑफ प्रॉफिट किया, ये कहा जाएगा कि हमने प्रेफरेंस वालों को चुकाया कहां से, उनको पैसा कहां से दिया? भाई हमने कमाया था और बचा के रखा था, उसमें से प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया। लेकिन साथ में बताओ, ये जमीन कहां से खरीदी थी? ये जमीन कहां से खरीदी? यदि आप अब गलत बोलते हो, मतलब आपने पुराने एग्जाम्पल की धज्जियां उड़ा दी, ये तो सही है। इससे घटिया तो एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता, इतने इजी कुछ हो नहीं सकता। यदि आप अभी भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलती करते हो तो बताओ, ये लैंड कहां से खरीदी? प्रॉफिट से। अब मेरी हिम्मत भी नहीं बचेगी मैं वो गोल्ड का एग्जाम्पल फिर से आके बताऊं उन बच्चों को जो ये बोल रहे हैं कि ये लैंड तो प्रेफरेंस वाले से खरीदी। ये लैंड कहां से खरीदी? तो ये जो प्रॉफिट 10 लाख का है, जो कहने को ये हुआ कि हमने प्रेफरेंस छोड़ के पेमेंट में इसको यूटिलाइज कर लिया, लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस से बाहर नहीं गया, बल्कि लैंड में इन्वेस्टेड है। तो क्या लिखेंगे? वही की वही बात, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख यूटिलाइज इन रिडम्पशन ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, एंड दिस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख इज स्टिल विथ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ लैंड। ये लिखा हूं,
देख लो, अभी भी कई बच्चे गलती कर रहे हैं, गलत बोल रहे थे कि लैंड कहाँ से खरीदी, बोले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर से खरीदी। प्रेफरेंस तो आपकी बैलेंस शीट में है ही नहीं, फिर कैसे बोल रहे हो कि लैंड प्रेफरेंस से खरीदी? तो क्या लिखोगे यहाँ बैलेंस शीट में क्या लिखोगे अभी? प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख हाँ सॉरी मैंने प्रॉफिट of ₹10 lakh is utilized in redemption of preference share capital, but is still with company in form of लैंड। ये कंपनी के पास अभी भी लैंड के फॉर्म में अवेलेबल है। जल्दी करो, एक सीआरआर के एक पॉइंट ने हमें टाइम कंज्यूम करने को तो मजबूर किया है, करना जरूरी है क्योंकि हमें हर चीज़ लॉजिक से पढ़ने की आदत है, तो हम ये आगे लॉजिक के नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़े यहाँ तक समझ में? अब मुझे एक चीज़ का जवाब और चाहिए बेटा, ये जो 10 लाख का प्रॉफिट हम कह रहे हैं कि हमने रेफरेंस से एडमिशन में यूटिलाइज किया और यही प्रॉफिट हमारे पास जमीन के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, ये बात तो मान ली। अब ये 10 लाख का प्रॉफिट जो लैंड में लगा हुआ है, फिक्स्ड एसेट में लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लैंड लिया है, मतलब एक तरह से फिक्स्ड एसेट में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, क्या इस प्रॉफिट से अब आप डिविडेंड बांट सकते हो? डिविडेंड, इस प्रॉफिट के यूज क्या हो चुके हैं? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो चुका है और वो प्रॉफिट जमीन में लगा हुआ है। अब जमीन, ये जो जमीन खरीदी ये तो बिजनेस के लिए खरीदी है, जमीन कब बिकेगी? वाइंडिंग अप पर। उसके पहले जमीन बेचना मतलब बिजनेस को बंद करना हो जाएगा, बिजनेस के वाइंडिंग अप, और अभी बिजनेस बंद नहीं हो रहा। हाँ, बिजनेस बंद होगा तब तो ये जमीन बिकेगी और तब ये प्रॉफिट भी इक्विटी को मिल जाएगा, लेकिन आज की डेट में ये प्रॉफिट डिविडेंड बांटे जाने के लिए फ्री है या नहीं रहा फ्री? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ दिस प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इज फ्री फॉर डिविडेंड और नॉट फॉर डिविडेंड, नॉट अवेलेबल फॉर। ये प्रॉफिट तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है और इससे डिविडेंड बांटना मतलब बिजनेस से मनी निकालना हो जाएगा। बिजनेस के वाइंडिंग अप पर मनी बिजनेस से निकलती है, उसके पहले बिजनेस से मनी निकाल नहीं सकते। बिजनेस के वाइंडिंग अप के पहले बिजनेस से मनी नहीं निकाल सकते। तो नाउ प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख जो जमीन में इन्वेस्टेड है, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब ये डिविडेंड के लिए फ्री नहीं रहा या रहा? जरा सोचो, डिविडेंड बांट सकते हो कैसे आप? जैसे उस व्यक्ति ने 60,000 के प्रॉफिट से क्या खरीदा था? गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग। क्या अब ये इस 60,000 के प्रॉफिट से फॉरेन ट्रिप लगा सकता है? वो तो फिर असेट बेचनी पड़ेगी, वो आता लगे। लेकिन क्या ये प्रॉफिट को खर्च कर सकता है? अब वो प्रॉफिट जो रखा है पीएल में वो दिखने का फ्री है, पर एक्चुअल में वो यूटिलाइज कहीं इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसको अब हम उससे कोई खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि तो इन्वेस्टेड है। ऐसे ही कंपनी ने जमीन खरीदने के लिए पहले प्रेफरेंस से मनी ली और उस मनी से जमीन खरीद ली, फिर बाद में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख करते करते पिछले अगले 7-8 साल में प्रॉफिट इकट्ठा हो गया 10 लाख। अब वही कंपनी ने प्रॉफिट कमा कमा कर रखा है, बचा के रखा है प्रेफरेंस के रिडम्पशन के लिए। अब इनकी ड्यू डेट आई तो कंपनी ने इस प्रॉफिट से डिवेंचर प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया, तो ये हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो कि कहा जा रहा है कि रिडम्पशन में यूटिलाइज हो गया, रिडम्पशन में यूटिलाइज हो गया है, और हमको ये पता है कि प्रॉफिट रिडम्पशन में यूटिलाइज होने के बाद भी कंपनी के पास है, पर वो अब डिविडेंड के लिए भाई क्या प्रॉफिट की जान लोगे? उसी प्रॉफिट से बोले प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया, वही प्रॉफिट जमीन में लगा हुआ है और उसी प्रॉफिट से डिविडेंड बांट दो, कैसे हो सकता है? तो ये प्रॉफिट अब फ्री। तो ये प्रॉफिट को यदि आपने पीएनएल में रखे रहा, पीएनएल में रखे रहा तो ऐसा दिखाई देगा दुनिया को कि ये तो डिविडेंड के लिए फ्रीली अवेलेबल है, और 2-4 साल बाद गलती से डिविडेंड ना बढ़ जाए, क्योंकि पीएनएल में जो प्रॉफिट रखा रहता है वो डिविडेंड बांटने के लिए होता है, उससे डिविडेंड बांटा जा सकता है। जबकि ये 10 लाख का प्रॉफिट अब डिविडेंड बांटने योग्य नहीं बचा, नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। नाउ इट इज नॉट, इट नॉट रिमेन फ्री, ये फ्री नहीं रहा, तो फिर ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि नहीं हो गया?
तो इसको फ्री रिजर्व से रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में डालना पड़ेगा, और ऐसे रिजर्व में डालो कि भाई जब तक कंपनी जिंदा है तब तक ये शेयर होल्डर के हाथ नहीं लगना चाहिए प्रॉफिट। जब तक कंपनी है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब ये प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे देंगे, पर जब तक कंपनी अलाइव है, जब तक रहेगी तब तक ये प्रॉफिट शेयर होल्डर की जेब में नहीं जाना चाहिए, ऐसे रिजर्व में पटक दो। ऐसा रिजर्व है सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल के रिडम्पशन पे बनाया गया रिजर्व, प्रेफरेंस कैपिटल के रिडम्पशन में बनाया गया रिजर्व। तो ये क्या हो गया? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। 10 लाख कहां पटक दो? सीआरआर में। अब ये सीआरआर से कंपनी कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में डिविडेंड नहीं बांट पाएगी, नहीं बांट पाएगी, नहीं बांट पाएगी, मतलब ये प्रॉफिट शेयर की जेब में जा ही नहीं पाएगा कभी भी। हाँ, जब कंपनी अभी 20 साल बाद वाइंडिंग अप में चली गई तो जमीन क्या करी जाएगी? बेचेंगे, तब तो ये प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिल जाएगा ना, तब तो वो इक्विटी शेयर को मिल जाएगा। लेकिन कब? वाइंडिंग अप पे। तब तक तो नहीं बांटेंगे डिविडेंड के फॉर्म में। तो ये प्रॉफिट को जिससे जिससे रिडम्पशन किया गया, ये प्रॉफिट जो रिडम्पशन में यूज कर लिया गया, वो प्रॉफिट को क्या करना चाहिए रिडम्पशन के बाद? मेरा कहने का मतलब ये है कि रिडम्पशन के बाद भी प्रॉफिट खत्म नहीं होता। आप कहेंगे सर रिडम्पशन में प्रॉफिट से कर लिया तब तो प्रॉफिट खत्म हो गया, प्रॉफिट बचा का? नहीं, वो प्रॉफिट अभी भी कंपनी के पास है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, बस उस प्रॉफिट को आपको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्या करूं? ये पीएनएल 10 लाख का है या खत्म हो गया कंपनी के पास से? बताओ रिडम्पशन के बाद। यदि 10 लाख के प्रॉफिट से प्रेफरेंस केवल रिडीम कर दी गई तो 10 लाख का प्रॉफिट रिडम्पशन के बाद भी कंपनी के पास है या खत्म हो गया? है। ये प्रॉफिट अभी भी कंपनी के पास है, बस वो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो क्या किया जाए उसको? जब कंपनी के पास है, किसी और फॉर्म में है, बस उसका अकाउंट हेड बदलना है, पर प्रॉफिट खत्म नहीं हुआ, प्रॉफिट अभी भी है। तो क्या करें उसकी एंट्री? पीएनएल डेबिट टू सीआरआर। आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों सीआरआर बनाना रिडम्पशन के बाद। यदि रिडम्पशन प्रॉफिट से हुआ है तो आपको प्रॉफिट को सीआरआर में भेजना जरूरी है। अब क्या करो? तो अब यहां पर इस प्रॉफिट of rupees 10 lakh is still with company invested in fixed asset oblique business. So now it is not available for dividend distribution. So transfer it to CRR. तो भेज दीजिए CRR। मेरा टाइम हो गया क्या? हाँ, 9:45 है, 10 तक है ना? हाँ, तो ट्रांसफर इट टू सीआरआर। क्योंकि ये प्रॉफिट 10 लाख का डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं रहा, बल्कि बिजनेस में फिक्स्ड एसेट में कहीं इन्वेस्टेड है, इसलिए अब ये डिविडेंड के लिए फ्री नहीं रहा, इसलिए इसको सीआरआर CRR is a very restricted reserve. ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, प्रतिबंधित। इट कैन बी यूज ओनली फॉर issue of fully paid bonus shares. इसको सिर्फ फुली पेड अप बोनस शेयर में इशू में यूज कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब इससे कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती, इसको यूज नहीं कर सकती, सिर्फ बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। इसका एकमात्र यूज, सिंगल यूज यही है।
और ऐसा करने से जब मैं बोनस शेयर इशू करूंगा तो ये रिजर्व जो रिस्ट्रिक्टेड है और भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड में भी रिस्ट्रिक्टेड। एक बार ये रिजर्व शेयर केबल में आ गया, इसको शेयर केबल में कन्वर्ट कर सकते हो। सीआरआर डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या एंट्री होगी जब इस सीआरआर से आप शेयर इशू करोगे तो क्या एंट्री होगी? सीआरआर टू शेयर कैपिटल। इससे तो ये अब क्या हो गया, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये शेयर कैपिटल की मनी कब मिलेगी शेयर होल्डर को? वाइंडिंग अप पे मिलेगी। वही तो लेख चाहता है कि इसको ऐसा ताले में बंद कर दिया जाए, सात सात तालों में बंद कर दो। तो सीआरआर से यदि 5 ताले लगे थे तो बोनस इशू के बाद 7 लॉक लग गए उस पर। अब तो वो कंपनी ने उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इससे बोनस शेयर इशू करके जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कंपनी सीआरआर से बोनस शेयर इशू कर सकती है। तो उस केस में सीआरआर डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी। तो ये सीआरआर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। उसके बाद तो ये और भी फ्री नहीं रहेगा बल्कि और भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी शेयर कैपिटल कभी भी रिफंड नहीं कर सकती, तो वो और हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड। ये है रूल ऑफ सीआरआर। तो सीआरआर प्रॉफिट का वो पार्ट, यदि रिडम्पशन, सीआरआर कब बनाना पड़ता है? जब प्रॉफिट रिडम्पशन कहाँ से हो? प्रॉफिट से हो। यदि रिडम्पशन फ्रेश इशू से है तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि रिडम्पशन प्रॉफिट से है तो जितना प्रॉफिट आपने रिडम्पशन में यूटिलाइज किया है, या मैं यूँ कहूँ जितनी, अब वो मैं और समझाऊंगा, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस आपने रिडीम की है आउट ऑफ प्रॉफिट, उतना अमाउंट जाता है सीआरआर में। समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये लॉजिक कॉन्सेप्ट जो लॉ ने बनाया है, पर समझना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई सीआरआर क्रिएशन इज जरूरी। तो बैलेंस शीट बनाओ आखिरी। बैलेंस शीट क्या बनेगी अब? बैलेंस शीट नंबर 5। बैलेंस शीट नंबर 5। आफ्टर सीआरआर, आफ्टर ट्रांसफर टू सीआरआर। अब आप क्या, सीआरआर 10 लाख और इधर लैंड भी 10 लाख, यही बनी ना बैलेंस शीट आपकी? 10 लाख का प्रॉफिट अब जमीन में इन्वेस्टेड है, मतलब वो डिविडेंड के लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने कहा डाल दिया उसको सीआरआर में। एक बैलेंस शीट नंबर 6 बना लूँ, जो अगला चैप्टर है हमारा, बैलेंस शीट नंबर 6। इफ CRR used to issue, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बोनस शेयर्स। तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट और लैंड इधर। में सीआरआर को कहाँ भेज दिया गया? बोनस शेयर इशू कर दिए गए। तो एंट्री क्या होगी? सीआरआर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल में जो पैसा चला गया, बताओ इससे डिविडेंड बढ़ सकता है? ये शेयर के घर कब जाएगा? 10 लाख का प्रॉफिट, ये शेयर इशू किए गए आउट ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स इशू किए गए, ये प्रॉफिट किसका था? इक्विटी शेयर का। उसके बदले उनको क्या दे दिए गए? उसी प्रॉफिट के बदले उनको दे देंगे फ्री में इक्विटी शेयर, फ्री में इक्विटी शेयर दे दिए इसी प्रॉफिट के बदले में। तो इक्विटी वालों का प्रॉफिट उनके घर पहुंच गया बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब ये मनी कंपनी से बाहर कब जा पाएगी? बाइंडिंग अप पे जाएगी, उसके पहले जा ही नहीं पाएगी। तो ये है पर्पस सीआरआर का, मतलब सीआरआर एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, तो हमने फ्री रिजर्व को रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में डाल दिया है। चलिए, हाँ, कोई डाउट बोलिए। नहीं, अभी तो लैंड है तो रेपुटेशन लगेगा ही नहीं। हाँ, तो इधर लैंड कम होती आएगी और उससे आपका रेपुटेशन लगाने से प्रॉफिट कम होगा, लेकिन वो प्रॉफिट बुक में कम हुआ, एक्चुअल में कम नहीं हुआ, तो वो प्रॉफिट आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होते आता है। डेप्रिशिएशन लगने से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बुक में कम होता है पर कैश कम नहीं होती, तो वो प्रॉफिट बुक में कम होता है पर असेट में तो कहीं ना कहीं अवेलेबल रहता है। तो वो प्रॉफिट असेट में तो है कि नहीं? असेट में तो इन्वेस्टेड है कि नहीं वो? तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। डेप्रिशिएशन लगाने से क्या कम हुआ? हाँ,
एसेट की वैल्यू कम हुई और नेट प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट कम। तो जो प्रॉफिट तुम्हारा, मान लो प्रॉफिट 7 लाख था, उसमें तुमने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, तो प्रॉफिट बचा 6 लाख, और एक्चुअल प्रॉफिट असेट में तो 7 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो 1 लाख का प्रॉफिट आपके पास असेट के फॉर्म में इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? तो वो भी, उससे भी तो आप असेट खरीदोगे वापस से, कोई नहीं, तो अल्टीमेटली तो वापस उससे असेट आएगी कि नहीं आएगी? तो असेट कम भी हुई तो असेट बढ़ भी तो गई तुम्हारी। आई समझ में? वो डेप्रिसिएशन लगाने से बाद में असेट खरीदोगे नहीं खरीदोगे उस प्रॉफिट से? नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं? बोलिए। नहीं, बोनस शेयर सीआरआर का एकमात्र यूज है इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, लेकिन बोनस शेयर सीआरआर से सिर्फ बोनस शेयर इशू हो सकते हैं, ये कंपलसरी है। लेकिन बोनस शेयर सीआरआर से भी हो सकते हैं, पीएनएल से भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी हो सकते हैं, किस केसेस में कैपिटल रिजर्व से भी हो सकते हैं, वो सब बात की बात है। हाँ, अच्छा, फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है? अच्छा, हमने क्या किया, रिडम्पशन या तो आउट ऑफ फ्रेश इशू हो या आउट ऑफ फ्री रिजर्व में क्या क्या होता है? फ्री रिजर्व जहां से रिडम्पशन किया जा सकता है उसमें क्या क्या होता है? जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व है। पीएनएल में यदि क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी फ्री रिजर्व है। हमें एग्जाम में तो बस ये दो ही काम आते हैं, एग्जाम में तो दो ही काम आते हैं, इसलिए मैं दो ही लिखवा रहा हूँ खास करके, पर अदरवाइज ये भी फ्री रिजर्व है। बस आप है ना अपने इस चैप्टर के लिए बस इतनी ही फ्री मान लो, और इवन शुरू के दो बस। बेटा वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट सब कुछ है, पर मैं इस चैप्टर पर फोकस कर रहा हूँ, तो हमारे इस चैप्टर के माइंड से आपको सिर्फ दो फ्री हैं, जनरल रिजर्व और पीएनएल। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपने सुना होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये आज तक मैंने किसी क्वेश्चन में देखा नहीं, पर ये भी फ्री होता है, लेकिन कभी मौका मिले तो समझेंगे। बाकी मेन तो हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं मॉड्यूल के सारे और बुक्स में सारे, उसमें दो ही रिजर्व देते हैं, जनरल रिजर्व और पीएनएल, ये दो ही रिजर्व फ्री होते हैं, बाकी फ्री नहीं होते, बाकी फ्री नहीं होते। जैसे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से डिविडेंड बांटा जा सकता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यों बनाए गए हैं? डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए, तो वो कहाँ काम आएंगे? डिवेंचर के रिडम्पशन में, मतलब उसको, उससे इक्विटी को डिविडेंड बांट सकते हैं क्या? तो वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे कई सारे रिजर्व हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, और वो लिस्ट में बनवा नहीं रहा हूँ, देखेंगे। तो ये दो है फ्री, जनरल रिजर्व और पीएनएल, जहाँ से आपको, जिससे आपको रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर करना है और जहाँ से आपको सीआरआर बनाना है। इधर ओके? टाइम बचा है, बस एक लास्ट बात बोल देता हूँ, कल समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिडम्पशन पर जो प्रीमियम दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। 10 लाख, मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, मैं कंपनी का अकाउंटेंट, मैंने इधर ये जो लास्ट में राइट हैंड पे जो लास्ट रो है, ये मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इनसे मैंने 10 लाख रुपए लिया था पहले 5 साल पहले, आज इनको मैं 5 साल बाद 1050 पे कर रहा हूँ, 50 हजार ज्यादा पे कर रहा हूँ, 50 की प्रीमियम पर रिडीम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए लिया 10 लाख और दे रहा हूँ 1050, ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, और ये कैपिटल लॉस कही जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये लॉस जो मुझे हुआ है, मेरी कंपनी को हुआ है, एज एन अकाउंटेंट मुझे वो लॉस इमीडिएटली फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा। इस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, फ्यूचर सेट ऑफ के लिए मुझे ये लॉस इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी फ्री रिजर्व से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। शायद आपको मैंने इशू की वो रिडम्पशन की एंट्री बताई थी, उसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट होती है, वो लॉस डेबिट होगा, उस लॉस को सेट अप करने के लिए मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी,
प्री रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये अभी समझ में नहीं आया होगा, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तो बस ये मेरी बात मुझे कल समझानी है कि दी मैंने प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर रिडीम किया है, तो प्रीमियम कंपनी का कैपिटल लॉस है, और वो लॉस मुझे इमीडिएटली सेट ऑफ एडजस्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने इनसे 10 लाख लेके 1050 क्यों दिया? भाई 10 लाख तुमसे लिया, 10 लाख दूंगा ना। मैंने 50 ज्यादा क्यों दिया भाई लोगों को? कौन बता रहा है? प्रीमियम मैंने जो रिडम्पशन प्रीमियम पे किया उसकी वजह क्या है? आदर्श पाठक भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं? अक्षत मेहता और इंटरेस्ट बोल के आप रुक गए। बेटा सुनो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फंडा नहीं है, वो भी हो सकता है भले। बोलिए। यस बेटा, जब मार्केट में डिविडेंड रेट 6%, डिविडेंड रेट 7% चल रही है, 777, प्रेफरेंस की रेट 7 है। मैंने इनको कहा कि भाई लोग मेरी कंपनी के प्रेफरेंस से खरीद लो, तो ये बोलते भाई 7% डिविडेंड दो, हम खरीद लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, हम 7 नहीं दे पाएंगे, हम तो 6% दे पाएंगे। यदि मैं कहूँगा कि भाई 6% डिविडेंड दूंगा, तो ये मेरे से मेरी कंपनी के प्रेफरेंस से खरीदेंगे या दूसरी कंपनी के 7% वाले प्रेफरेंस से खरीदेंगे? क्या ये सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? कौन से खरीदेंगे, मेरे 6% वाले या मार्केट के 7% वाले? मार्केट के 7% वाले। पर मैंने कहा भाई लोग, मैं अभी तो 6 दूंगा, अगले 5 साल तक 6 दूंगा, तो मैं 1% कम डिविडेंड दूंगा मार्केट से। लेकिन 5 अभी क्योंकि मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, अभी मेरे पास शुरुआती सालों में दिक्कतें हैं, मैं डिविडेंड कम दूंगा ताकि मेरे इक्विटी के लिए कुछ प्रॉफिट बचा रहे, तो मैं अभी कम दूंगा। लेकिन निश्चित रहो, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल जब ड्यू डेट आएगी, तब तुम्हें मैं 10 की जगह 1050 दे दूंगा, तब तुम्हें 50 ज्यादा दे दूंगा। तो तुम्हें जो कम डिविडेंड मिला वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो अब इन्होंने इस 50,000 एक्स्ट्रा मिलने के लालच में क्या किया, मेरे 6% वाले प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। मार्केट 7% दे रही थी, तो भी उन्होंने 6% खरीद लिए। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे अभी हर साल कुछ डिविडेंड कम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अभी इनिशियल फेज में पोजीशन ठीक नहीं रहेगी, मेरे प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं होंगे कि मैं डिविडेंड का ज्यादा बटन उठा पाऊं। तो मुझे इनिशियली मुझे राहत मिल गई, कम डिविडेंड देकर मुझे पैसा मिल गया, कम मार्केट से कम डिविडेंड देकर भी मुझे कैपिटल मिल गई। 5 साल में अच्छा खासा कमा लूंगा, इनकी मनी से कमाकर इन्हीं 10 की जगह 1050 रिफंड कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्यों प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर रिडीम किया जाता है? उसका लॉजिक समझ में आ गया? और भी लॉजिक हो सकते हैं, मैंने अपना बता दिया, आप अपने हिसाब से कुछ सोच भी सकते हो, पर हर चीज के पीछे सोचने दिमाग लगाने की आदत होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस ऐसा हो रहा है, सुना सोचा नहीं, सुना और बस रट लिया। क्यों का जवाब पहले आना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब बस प्रीमियम जो मैंने आपको पे की वो कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल लॉस, और लॉस को मुझे इमीडिएटली सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। होमवर्क में क्या है आपका? सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री का होमवर्क लें। सिंगल एंट्री में होमवर्क कहां तक हुए? सिंगल एंट्री में होमवर्क कहां तक हुए? हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ बचे हैं। तो लाइन से चलते हैं अपन होमवर्क में, क्योंकि तब तक सिंगल एंट्री आप करते रहो। सेकंड हो गया? सेकंड नहीं हुआ? तो होमवर्क का कल के लिए क्वेश्चन कौन सा दे रहा हूं? सिंगल एंट्री का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दो पार्टनर है, डॉली, डॉल और डॉली। उसमें एक पार्टनर की कैपिटल दूसरे से 5,000 से ज्यादा है, एक पार्टनर की कैपिटल दूसरे से 5,000 से ज्यादा है। तो यदि दोनों की कंबाइंड कैपिटल दी हो, और ये भी कहा कि एक की कैपिटल दूसरे से 5,000 से ज्यादा है, ऐसा लिखा हुआ है, एक पार्टनर की कैपिटल दूसरे से 5,000 से ज्यादा ऐसा लिखा है। यदि आपको इसकी कंबाइंड कैपिटल पता हो दोनों की, तो आप अलग अलग कर सकते हो एक्स लगाकर। एक की मान लो एक्स, तो दूसरे की एक्स प्लस 5,000, उससे मिल गई टोटल कैपिटल, उससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर होमवर्क वाला हो जाएगा,
आपको होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन करके लाना ही है कल सभी को। थैंक यू।